नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं दीपक बघेल, आप है मेरे साथ क्लास 12th की ज्योग्राफी में। साथियों, क्लास 12th की ज्योग्राफी में अब तक हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दो हम पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, और आज हम पढ़ने के जा रहे हैं मानव विकास, जो कि आपका चैप्टर थर्ड है और फर्स्ट बुक का है। अब हम इसमें जानेंगे कि मानव विकास किस तरीके से आज इस लेवल का हुआ है कि आज हम इस कंडीशन में पहुंचे हैं। सेकंड चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, यानी जनसंख्या वितरण कहते किसे हैं, घनत्व किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं, वो सब आपने वहां पढ़ा था। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे मानव विकास किसे कहते हैं, यानी मानव विकास होता क्या है, आप मानव का विकास कैसे मापते हो, मापने के तौर तरीके क्या होते हैं, आखिरकार मानव विकास किन किन कारणों से संभव होता है, यानी मानव विकास किन किन आधार पर किया जा सकता है। तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम मानव विकास की अवधारणा पढ़ेंगे, मानव विकास के सूचकांक पढ़ेंगे, यानी मानव विकास को मापने के जो तरीके हैं ना, उन्हें सूचकांक कहते हैं, है ना। मानव विकास को मापने का जो पैमाना है वो मानव विकास सूचकांक है। और क्या है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, यानी हम वो सभी चीजें पढ़ेंगे जो मानव विकास से संबंधित हैं, और जानेंगे कि मानव विकास क्या होता है, मानव विकास की अवधारणा क्या है। उससे पहले हम समझेंगे कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, मतलब मानव विकास की जो अवधारणा है उसको एक तरीके से एक्सप्लेन किसने किया, प्रस्तुत किसने किया, उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो वेलकम टू इन दिस चैप्टर। तो पहला है आपका चैप्टर 3 में जो लिखा हुआ है मानव विकास के लिए। तो विकास को समझने से पहले हम अगर वृद्धि को समझ लें तो ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। वृद्धि क्या होता है, तो सुनिए जरा। किसी चीज का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है, मतलब कोई चीज में अगर बढ़ जाए, कोई आंकड़ा बढ़ जाए तो वृद्धि है, घट जाए तो भी वो वृद्धि है। मतलब ये कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या है, जैसे मान लो किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से लेकर के 20 लाख हो जाती है। 2011 में मान लो 10 लाख थी, 2021 में जाकर के कितने हो गई, 20 लाख हो गई। तो साफ साफ आप कह सकते हो कि जनसंख्या बढ़ गई है, तो इसे वृद्धि। और मान लो किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से 8 लाख हो जाए, यानी घट जाए, तब उसे क्या बोलोगे, तो आप उसे भी जनसंख्या वृद्धि बोलोगे। लेकिन कैसे बोलोगे, तो आप उसे जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि बोलोगे। क्या बोलोगे, जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि। कल पढ़ाया था आपको। और जनसंख्या की सकारात्मक वृद्धि क्या थी, जो आपकी 10 लाख से 20 लाख हो गई थी, यानी साफ साफ आपको दिखाई दे रहा था ना कि जनसंख्या बढ़ रही। तो इतना समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा तो बोला करो। आगे पढ़ते हैं जरा। अब देखिए वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धि वृद्धि जो होती है ना, वो मूल्य निरपेक्ष होती है। क्या होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है, मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जिसे आप आंकड़ों में व्यक्त कर सकते हो और साफ तौर पे नाप सकते हो कि इतनी वृद्धि हुई है। मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि जनसंख्या बढ़ जाए, जनसंख्या कितनी बढ़ने के लिए कहा था मैंने, 10 लाख से 20 लाख हो जाए, तो आपने आंकड़े तुरंत माप दिए, तो वृद्धि क्या थी, मात्रात्मक थी। लेकिन विकास जो होता है ना, वो मात्रात्मक नहीं होता है, विकास हमेशा गुणात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके साथ ही आपके कई सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं आपकी क्लास में, उनमें से सभी बच्चों की सेम तरीके से हाइट बढ़ती है क्या, नहीं बढ़ती। अब मान लीजिए कि आपकी हाइट भी बढ़ गई है और आपके मित्र की भी हाइट बढ़ गई, लेकिन आपका व्यवहार जिस लेवल का है, आपका व्यवहार अच्छा हो सकता है, आपके परिवार के प्रति आपका व्यवहार अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके मित्र का अच्छा हो तो यह संभव है क्या, उसका व्यवहार अलग होगा। यह भी हो सकता है कि उसका व्यवहार आपसे भी अच्छा हो, और यह भी हो सकता है कि उसका व्यवहार आपसे भी खराब हो। अब जिसका व्यवहार खराब होगा तो आप उसका मानव विकास कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, तो आप उसे मानव विकास नहीं कह सकते। मानव विकास केवल आपकी हाइट की वृद्धि और आपकी एज की वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि ये आपके गुणों से भी संबंधित है। किससे, गुणों से, जिसमें आपका मानसिक विकास भी देखा जाता है, आध्यात्मिक विकास देखा जाता है, आपका व्यवहारिक विकास देखा जाता है। तो ये आपके हर तरीके के विकास को मापने का तौर तरीका ही मानव विकास देखता है, और यही आपका विकास कहलाता है। तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, लेकिन विकास गुणात्मक है। क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि हमेशा मूल्य निरपेक्ष हो सकती है, वृद्धि मूल्य निरपेक्ष हो सकती है, लेकिन विकास मूल्य सापेक्ष होता है, मतलब वैल्यू एडेड होता है। विकास हमेशा ऐड किया जाता है, विकास हमेशा वैल्यू एडेड होता है। मूल्य निरपेक्ष होने का मतलब है जो नेगेटिव हो जाए, तो वृद्धि नेगेटिव भी हो सकती है ना, जिसका महत्व ना हो। अब जनसंख्या केवल आपकी घट जाए तो क्या केवल महत्व है उसका, या घट बढ़ जाए तो भी क्या महत्व है उसका, नहीं है।
भाई मान लो भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है, अब मान लो कि 2050 तक भारत की आबादी 200 करोड़ से ऊपर निकल गई, फिर अब जनसंख्या बढ़ने से विकास थोड़ी होता है केवल, तो वृद्धि मूल्य निरपेक्ष भी होती है। ठीक है, जो अब मूल्य सापेक्ष का मतलब होता है जिसके सकारात्मक परिणाम निकले। अब जनसंख्या बढ़ जाए और आपकी आय ना बढ़े, इनकम ना बढ़े, आपको मिलने वाली सुविधाओं में सुधार ना आए, सुरक्षा ना मिले आपको, तो आप क्या उसे विकास कहेंगे? नहीं कहेंगे ना भाई। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मान लीजिए आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिले, आपको हॉस्पिटलों में लाइनें लगानी पड़ जाएं, पीने के लिए पानी ना उपलब्ध हो, तो क्या आप इसे विकास कहेंगे? नहीं कहेंगे। आज भी भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग खारा पानी पीते हैं, पता आपको? ठीक है, आप उसे खारा पानी पिए। जब भी आप कभी ग्रामीण क्षेत्रों में गए हो, कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर पानी आपके पीने योग्य नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस पानी को पी करके रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर उन लोगों का विकास हो रहा है क्या? आज भी वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, है ना? तो रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको रोजगार ना मिले, जनसंख्या बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएंगे, फिर सही से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, तो आप कैसे फिर विकास कह सकते हो? नहीं कह सकते। लेकिन अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़े और साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़े, जीडीपी समृद्धि हो, जीडीपी समृद्धि मतलब देश की कुल कुल जो वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू हो उसमें इंक्रीजमेंट हो जाए, वो भी बढ़ जाए, और इसके साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगे, शिक्षा मिलने लगे, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए, क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ जाए, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना, जैसे आप फूड कहते हो, यानी पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार आ जाए, लोग स्वस्थ रहने लग जाए, जीवन प्रत्याशा बढ़ जाए, 60 से लेकर के 80 हो जाए। जापान में देखो 100 साल तक जीते लोग। समझ में आया? तो इसे आप विकास कह सकते हैं। फिर आप उसे जनसंख्या वृद्धि या फिर नकारात्मक वृद्धि नहीं कहेंगे। तो वृद्धि और विकास में यही अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वृद्धि धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक का मतलब बढ़ जाए और घट जाए तो ऋणात्मक। लेकिन विकास हमेशा तभी होता है जब वृद्धि सकारात्मक होती है। विकास तभी होता है जब वृद्धि सकारात्मक होती है, यानी विकास तभी होगा जब वृद्धि आपकी पॉजिटिव ग्रोथ होगी। आगे क्या है? अब वृद्धि जो होती है ना, यदि मान लो एक एग्जांपल दे रखा है, यदि किसी देश की जनसंख्या समय के साथ 1 लाख से 2 लाख हो जाए या 10 लाख से 20 लाख हो जाए, तो अब हम उसे वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि। लेकिन हम उसे विकास नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी हमें केवल इतना ही पता कि आबादी बढ़ी है। अब मान लीजिए कि किसी क्षेत्र की आबादी के साथ साथ, यानी जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ प्रौद्योगिकी के स्तर में सुधार आता है, जीडीपी समृद्धि होती है तेजी से, और लोगों की इनकम बढ़ती है, तो इसे हम विकास कह सकते हैं। इतना समझ में आया? वृद्धि और विकास दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो? नहीं है तो आगे बढ़ जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका विकास। अब विकास की कई सारी डेफिनेशंस हैं, तो हम एक छोटी सी डेफिनेशंस को मान लेते हैं कि अधिक से अधिक आधुनिक होना ही विकास कहलाता है। आधुनिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कपड़े वगैरह पूरे वेस्टर्न कल्चर की तरह पहनने लग जाओ, नहीं। अधिक से अधिक आधुनिक होने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर आप आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, यानी जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है उसका उपयोग करो। जैसे अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो भारत में भी हो, वही टेक्नोलॉजी जो जापान में चल रही है वो भारत में भी हो, तो इसे आप आधुनिक होना कह सकते हैं। ठीक है, अब आधुनिक होना विचारों से भी आधुनिक होना चाहिए, ये नहीं कि पुराने विचारधारा में आप खोए रहे हो। ठीक है ना, जो पुरानी परंपराएं चलती थी ना अपने समाज में, जैसे सती प्रथा अंत हुआ था, ठीक है, उसी तरीके से धार्मिक सुधार हुए थे नहीं हुए थे? धार्मिक सुधार किस टाइप के हुए थे? तो सबसे पहला सुधार तो यही हुआ था कि लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए जाति के आधार पर रोका जाता था। पहले कहा जाता था सवर्णों के द्वारा कि जो निम्न जाति के उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो क्या वो लोगों की मानसिक तौर पर विकास हो रहा था? नहीं। तो हमने उन कुरीतियों को खत्म किया, समाप्त करवाया, और संविधान जब से लागू हुआ तब से ऐसी सारी जो कुरीतियां चली आ रही थी उनका अंत कर दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, हालांकि जातिवाद अब भी कई जगह देखा जाता है, तो वो भी एक हमारे समाज का धब्बा ही है, उसे भी खत्म करना होगा, क्योंकि जातिवाद का जहर हमारे समाज में इस तरीके से घुला हुआ है, अगर उसे समाप्त नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां नष्ट होने लगेंगी, तो उसे खत्म करना भी जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, तो अधिक से अधिक आधुनिक होना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है।
अब मानव विकास की परिभाषाएं क्या क्या है, तो डॉक्टर हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन दो अर्थशास्त्रियों को पढ़ना है आपको। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और दूसरे हैं डॉक्टर महबूब उलक। तो दोनों अर्थशास्त्री थे, दोनों क्या थे, अर्थशास्त्री। अब पहले अर्थशास्त्री की बात कर लेते हैं, डॉक्टर महबूब उलक। महबूब उल हक पाकिस्तान के रहने वाले थे, कहां के, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन अपने इंडिया के रहने वाले थे, यानी भारत के। अब दोनों अर्थशास्त्रियों ने मानव विकास के लिए अपने अपने हिसाब से तौर तरीके बताए कि मानव का विकास किस तरीके से संभव हो सकता है, यानी किस प्रकार से मानव का विकास तेजी से किया जा सकता है। अब दो व्यक्ति थे तो दोनों ने अपने अपने तरीके बताए होंगे, यानी दो कॉन्सेप्ट बताए होंगे। अब इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा, यानी दोनों अर्थशास्त्रियों के द्वारा मानव विकास के क्षेत्र में जो भी कार्य किए गए, जो भी उन्होंने अवधारणाएं लिखी, वो मील का पत्थर साबित हुई, यानी माइलस्टोन। किसके विकास में, तो मानव विकास में। ठीक है, तो इन्होंने मानव विकास किस तरीके से किया जा सकता है, मानव विकास होता क्या है, और कौन कौन से तरीके हैं, तो वो सब इन्होंने बताए थे। तो इससे पूरे विश्व ने प्रेरणा ली और पूरे विश्व के लोगों ने फिर इसी आधार पर मानव विकास को करना शुरू किया। इसीलिए कहा जाता है कि इन दोनों अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर साबित हुआ। तो वही लिखा है, देखो, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की वैकल्पिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। वैकल्पिक अवधारणा मतलब मानव विकास ये किसे कहते हैं, मानव के विकल्पों में वृद्धि हो तो उसी को मानव विकास कह सकते हैं। मतलब आपके पास आफ्टर 12th, जैसे अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, अब आपके पास 12th के बाद कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप ग्रेजुएशन करने के लिए बीए करें, ठीक है, या फिर आप बीबीए भी कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे विकल्प आपके पास मौजूद है। एलएलबी कर सकते हो, बीएलएलबी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये कई सारे ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप कई सारे फील्ड में जाकर के अपना विकास कर सकते हो। तो डॉक्टर हक वही कहते हैं कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि होना ही मानव विकास कहलाता है। और ये विकल्प स्थिर नहीं होने चाहिए, ये लगातार बदलते रहने चाहिए, परिवर्तित होते रहने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए। समय के साथ विकल्प भी बढ़ते रहने चाहिए, बदलते रहने चाहिए। तो ये उसी तरीके से मानव विकास को मापते हैं। आगे, तो डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों घनिष्ठ मित्र थे, दोनों मित्र थे, यानी कि, है ना। आगे, तो ये है डॉक्टर महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान से थे, और इनके द्वारा क्या किया गया, मानव विकास की अब जो अवधारणा है उसको प्रतिपादन किया गया। प्रतिपादन का मतलब होता है आविष्कार करना, यानी प्रस्तुत करना, एक्सप्लेन करना। ठीक, देखिए जरा कैसे कहा इन्होंने। तो डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है। ठीक है, अब ये विकल्प जो है वो स्थिर नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील है। लगातार विकल्प बदलते रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि लोगों के विकल्प ना बढ़े, लोगों के विकल्पों में वृद्धि ना हो। अगर विकल्पों में वृद्धि नहीं होगी तो लोगों के पास एक टाइम पर आने पर क्या होगा, वो विकल्प क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। फिर लोगों के पास जब विकल्प सीमित हो जाएंगे तो उनके विकास के जो लेवल है बहुत सारे, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, विकल्पों में परिवर्तन होता रहना चाहिए। तो विकल्प क्या है, परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा कि दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा, है ना, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, लंबी आयु तक जीवन जीना। ठीक है, दीर्घ मतलब लंबी आयु। तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना तथा ज्ञान प्राप्त करना ही और संसाधनों तक पहुंच होना ही मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मतलब एक तो लंबी आयु जीना, दूसरा ज्ञान प्राप्त करना, और तीसरा संसाधनों तक पहुंच होना। संसाधनों तक पहुंच होना मतलब जो भी आपके लिए जॉब्स निकली हैं, जो भी आपके लिए नौकरियां निकली हैं, तो वहां तक आप पहुंच सको, आपको इक्वेलिटी मिले, है ना, उसके लिए आपको फ्रीडम मिले। तो यही आपके मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं और इन्हीं को आप मानव विकास के केंद्र बिंदु कह सकते हैं। आया समझ में? तो एक नंबर के लिए याद रखना कि मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या हैं, तो ये तीन है। पहला क्या है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, दूसरा है ज्ञान प्राप्त करना, और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच होना ही मानव विकास के केंद्र बिंदु या मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। याद रहेगा? तो एक नंबर के लिए यहाँ क्वेश्चन क्लियर हो जाता है आपका। अगला क्या है, अब है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला था? एक नंबर के लिए तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। ठीक है, याद रहेगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को क्या मिला था? नोबेल
पुरस्कार मिला था। आगे एक चीज और देखते हैं जरा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जैसे नोबेल पुरस्कार मिला उसी तरीके से डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की प्रतिपादन किया, मानव विकास की अवधारणा थी उसका प्रतिपादन किया यानी आविष्कार किया। तो अब आपको दोनों का याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर अमर्त्य सेन, मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक। ठीक है, ये आएगा आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में। देखते हैं जरा ये क्या कहते हैं। तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास को स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा है। किसके रूप में देखा है? स्वतंत्रता में वृद्धि। मतलब डॉक्टर हक जहां पर विकल्पों में वृद्धि की बात कहते हैं वहीं पर ये स्वतंत्रता में वृद्धि की बात कहते हैं। किसकी बात करते हैं? तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ये विकल्पों में वृद्धि की बात कर रहे थे डॉक्टर हक और ये बात कर रहे हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन स्वतंत्रता में वृद्धि। इनका मानना यह है कि लोग स्वतंत्र रहने चाहिए, क्योंकि जब लोग बंधन में रहते हैं ना, बंधे हुए रहते हैं, मतलब जकड़े हुए रहते हैं, गरीबी में जकड़े हुए रहते हैं या किसी कारण से सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए रहते हैं तो उनका विकास हो नहीं पाता, यानी उनकी जो क्षमता है उसका विकास नहीं हो पाता है। तो मानव की अगर उचित क्षमता का उपयोग करना है, मानव की क्षमता का सही से विकास करना है तो उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए अपने विकल्प को चुनने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने विकल्प को चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसे पता है कि मैं ये कर सकता हूं और उसे करने के लिए वो काम पूरी तरीके से अप्रिशिएट किया जाए, घर वालों के द्वारा कहा जाए कि ठीक है तू ये काम कर सकता है, तो वो उससे क्या होगा? उसका विकास होगा नहीं होगा। उसी तरीके से आमतौर पर हमारे समाज में सामाजिक तौर पर देखा यह जाता है कि महिलाओं को दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता। भेजा जाता है क्या लड़कियों को? नहीं। इसकी वजह से उनकी क्षमताएं सीमित हो जाती हैं, क्योंकि वो दूर तक विकास करने के लिए नहीं गई, दूर तक पढ़ने के लिए नहीं गई। जब वो दूर तक पढ़ने के लिए नहीं गई तो उसकी वजह से हुआ क्या कि भाई वो चीज सीख ही नहीं पाई। मान लीजिए कि किसी लड़की को लॉ करना था, एलएलबी करनी थी, अब उसको एलएलबी करने के लिए शहर जाना होगा गांव से, अब वो शहर नहीं जा पाई तो प्रैक्टिस कहां पे करेगी? या तो जिला न्यायालय में जाके करेगी, तो वो भी नहीं मिल पाई उसे। तो जब शहर या गांव इससे छोड़ करके अपने जिले तक भी नहीं जा पाई तो क्या उसका विकास हो पाएगा? उसकी क्षमताओं का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो लड़की को स्वतंत्र करने की जरूरत थी, है ना, सशक्त करने की जरूरत थी। इसीलिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि लोगों की अगर स्वतंत्रता में वृद्धि हो तो उनका विकास संभव हो सकता है, उनकी क्षमताओं में विकास हो सकता है। तो क्षमता का विकास हो जाएगा तो लोग अपना विकास कर लेंगे। आगे उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है, प्रभावशाली माध्यम है। ठीक है, आगे आगे क्या कहते हैं? वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता में वृद्धि का विचार रखते हैं। सामाजिक तो मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं के साथ जिस तरीके से थोड़ा भेदभाव होता है, घर वाले भेजते नहीं है दूर पढ़ने के लिए। अब राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो राजनीतिक तौर पे आप देखते हो कि कितने कैंडिडेट होते हैं जो इलेक्शन में महिलाएं होती हैं, बताइए जरा। बहुत कम होते हैं ना, यानी महिलाओं को इलेक्शन लड़ने से भी रोका जाता है, पता है ये वाली बात। और गांव में जहां पर महिलाएं जो प्रधान बन जाती हैं तो वो उन अपनी प्रधानी खुद नहीं चला रही होती हैं, उनके खुद के हस्बैंड जो होते हैं ना, जिसे आप प्रधानपति कहते हैं, वो चला रहा होता है। महिलाएं घर में फिर भी वही काम कर रही हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी जिसे पंचायत कहते हैं, है ना। उसमें एक मंजू देवी का जो कैरेक्टर है, पता है ना आपको, एक आईएएस जो होता है, जो वहां की कलेक्टर होती है, वो आती है और आकर क्या कहती है कि हम प्रधानपति को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इस कल्चर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और तुम इसी को बढ़ावा दे रहे हो सचिव होकर के। तो उसको सस्पेंड करने के लिए कहने लगती है, तभी वो एंट्री हो जाती है ना मंजू देवी की। तो वही वाला सीन है, उसी तरीके से आगे देखते हैं जरा। तो ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता वृद्धि की बात करते हैं। आगे लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बंधन में रहने से व्यक्ति असक्षम बनता है। कैसा बनता है? असक्षम। बंधन मतलब गरीबी में जकड़ा रहेगा, है ना, अपना विकास करने के लिए दूर नहीं जा पाएगा, चीजों को सीख नहीं पाएगा। अब बंधन में केवल महिलाएं नहीं बंधी हुई हैं, पुरुष भी बंधे हुए हैं गरीबी की वजह से। माता पिता कई बार गरीबी की वजह से बच्चे को एक अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते, क्योंकि एजुकेशन महंगी हो जाती है। एजुकेशन महंगी हो जाती है, 12वीं तक तो पढ़ाई करवा दी, क्योंकि सरकार ने छूट दे रखी है, फीस कम कर रखी है, बहुत ना के बराबर फीस है। दिल्ली में तो लगती भी नहीं है ना। दिल्ली में सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती, केवल 10th और 12th की परीक्षा फीस लगती है बस, और कुछ नहीं लगता ना। तो वही वाली बात है। लेकिन आप जैसे ग्रेजुएशन में जाते हैं वहां तो फीस लगती है। आपको एलएलबी करनी है, एक मोटी फीस देनी पड़ती है। हालांकि उसमें से कुछ स्कॉलरशिप मिलती जरूर है, लेकिन बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, तो उनकी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। तो जरूरी है उनकी क्षमताओं को विकास करने के लिए उन्हें सशक्त करने की। ठीक है,
तो ये क्या कहते हैं आगे, क्योंकि बंधन में रहने से व्यक्ति असक्षम तथा असफल बनता है और इसलिए उसे अपनी क्षमता का विकास करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। इन दोनों अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर साबित हुआ। अब आपको पता है भारत जैसे देश में युवा 8-12वीं पास हो जाता है, फिर ग्रेजुएशन पास हो जाता है, वो नौकरियों के लिए भटकता रहता है। अब अमेरिका में पता है युवाओं को भटकना नहीं पड़ता नौकरियों के लिए, पता है अमेरिका में ये पहले से ही तय है, आप पढ़ो, जिस सेक्टर में चाहो वो पढ़ाई करो, जिसमें सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट को पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने के बाद आपको नौकरियां तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी, पढ़ने के साथ ही इंटर्नशिप मिल जाती है, पता है आपको। तो सरकार, वहां की सरकारें जो है इंटर्नशिप कराने के लिए अलाउ कर देती हैं पहले से ही कि आप इंटर्नशिप करो और कंपनियों में काम सीखो और अपना आगे चल के काम करो। तो पहले साथ पढ़ने के साथ साथ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, इंटर्नशिप सीख कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है उन्हें काम करने का तजुर्बा हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आगे चल के वो अपनी बिजनेस स्टडी भी करते हैं और बिजनेस कर लेते हैं, अपना कोई नया कंपनी खड़ी कर देते हैं। तो यही कारण है कि भारत को भी अमेरिका जैसे देश से इस चीज सीखनी चाहिए और अपने स्टूडेंट को अब ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि अब वो केवल थ्योरिटिकल ना पढ़ करके प्रैक्टिकल भी पढ़े, प्रैक्टिकल नॉलेज लें, वर्कशॉप में जाके काम करना सीखें, है ना, उस चीज को समझें कि कैसे काम किया जाता है, क्या होता है। आज हमारे देश में कई सारे इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही कोर्स चला रहे हैं, नहीं चला रहे। तो इसके लिए भी हमारे अलग से होना चाहिए, सिखाना चाहिए, नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है। आज तो बहुत सारे जो कई सारे पढ़े लिखे बच्चे ऐसे भी हैं जो मोटी सैलरी केवल यही कह करके नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास स्किल्स का अभाव होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का अभाव होता है कई बार। समझ में आ रहा है ना। तो ये सभी समस्याओं को कम करने का हमें प्रयास करना होगा और उनकी क्षमताओं का विकास करना होगा, तभी तो वो विकास कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं जरा। अगला है टॉपिक आपका मानव विकास के 4 स्तंभ। एक एग्जांपल लेते हैं एक घर का। एक घर होता है, घर की छत है। अब घर की छत जो होती है ना वो किसी ना किसी पिलर पे टिकी होती है। मान लीजिए कि मानव विकास जो एक घर की छत है ना। अब ये छत जो है ना वो 4 पिलर पे टिकी हुई है। कितने? 4 पिलर पे। अब ये 4 पिलर के नाम क्या क्या है? सबसे पहला है इसका समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, और तीसरा है उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। मतलब अब ये क्या है, तो ये मानव विकास को अगर छत मान लिया जाए तो ये 4 उसके स्तंभ हैं और इन्हीं को मानव विकास के 4 स्तंभ कहा गया है। अब समता क्या कहता है, तो समता को पढ़ें उससे पहले आपको हम समानता समझाएंगे। पहले समानता आपको पता क्या होती है? आपके हिसाब से समानता केवल इतनी है कि कानून की नजर में सभी लोग समान हो, उनके साथ किसी भी धर्म, जाति, लिंग या रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, सभी लोगों को समान रूप से अवसरों तक पहुंचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही समानता है, ये वास्तव में समानता है। अब समता और समानता में थोड़ा डिफरेंस है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं जो काफी लंबे समय से जाति के आधार पर प्रताड़ित होते आए, शोषित होते आए, उनका शोषण किया गया। ओबीसी कैटेगरी में जो लोग हैं वो गरीबी के मारे पीछे से काफी लंबे समय से पिछड़े हुए रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आगे बढ़ावे देने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए? नहीं। अब मान लीजिए कई सारे जो पहले से अमीर हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो वो पढ़ लिख सकते हैं, शहर में जाके कोचिंग ले सकते हैं। क्या जो गरीब लोग हैं वो ले सकते हैं जाकर के? नहीं ले सकते। तो एक समय जो लंबे समय से पीड़ित होते हुए आए, लंबे समय से जो शोषित होते हुए आए लोग, तो उनके पास संसाधन मौजूद नहीं थे, पैसा भी नहीं था जिससे वो पढ़ लिख सकें। तो ऐसे में हमने उनके लिए आरक्षण की नीतियां लागू की। क्या लागू की? ताकि उनका भी विकास हो सके और उन्हें कुछ सरकारी नौकरी को पाने के लिए छूट दी। उनके लिए हमने 200 सीटें आरक्षित कर दी। मान लो 1000 निकली तो 2 से उन्हें दे दी। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मान लो 1000 सीटें निकली थी, 1000 नौकरियां थी। अब 1000 में से हमने क्या क्या दिया? कुछ तो जनरल में दे दो, कुछ ओबीसी को भी दे दो, और कुछ एससी को दे दो, कुछ एसटी को दे दो, सबको दे दो। अब अभी वर्तमान में जनरल कैटेगरी से एक और बन गई है ईडब्ल्यूएस, जिसे 10% कोटा मिलता है ना, यानी 100 नौकरियां इनको भी मिलती हैं। कितनी मिलती है? 100 नौकरियां इनको भी दे देते हैं। लो भाई ईडब्ल्यूएस में 10% का कोटा ले लो, ठीक है, 100 इनको दे दी।
फिर इनको 270 दे दी, इनको 220 दे दी और इनको 180 दे दी, इस तरीके से बांट दी। अब बताओ 270, 220, 180 और 100 कितने हो गए टोटल, देखो जरा। 270 प्लस में 220 और प्लस में 180 और इधर 100, बताओ कितने हो गए। 0 का 0, 8 2 10 और 7 17 और 2 2 4 और 2 6 और 1 7, 770 टोटल हो गई। अब बचे कितने, 230। तो 230 केवल जनरल कैटेगरी के लिए। आए समझ में? इस तरीके से सीटें बांट दी। अब क्या होगा, अब भले ही कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जनरल कैटेगरी में कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, कितना भी अमीर हो, वो बनेंगे केवल 230 ही अधिकारी। ओबीसी कैटेगरी में कितने भी पढ़े लिखे हो या कितने भी गरीब हो, कितने भी नीचे लेवल के नंबर ले आए, उनमें से जो हाईएस्ट होंगे वही चुने जाएंगे, 270। ठीक है ना। एससी कैटेगरी में भी ऐसे ही होता है, ऐसे एसटी में होता है। तो इसी को आप आरक्षण कहते हैं। तो ये जरूरी था नहीं था। इसी तरीके से ये तो हमने सरकारी नौकरियों में कहा, लेकिन अब राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो इलेक्शन में भी एससी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। यानी उस कैटेगरी का व्यक्ति ही इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन वोट सभी लोग डालेंगे। डालते नहीं डालते हैं? तो इससे क्या होता है कि वो उस कैटेगरी का व्यक्ति वहां का प्रतिनिधि बन जाता है और अपने वर्ग के लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है, तो ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। तो यही समानता है, यही समता है। अब आया समझ में? समता और समानता दोनों में अंतर। तो समता का संबंध सामाजिक न्याय से है। किससे है? सामाजिक और आर्थिक न्याय से है। ठीक है। और समता का संबंध किससे है? सामाजिक न्याय से। ठीक। और समानता क्या है? वो आपके समान अधिकार कानून की दृष्टि में। ठीक। ये दोनों डिफरेंस है। तो हमें किसी भी भेदभाव के बिना सभी के साथ समान बर्ताव करने के लिए आगे आना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, वही समता है। ठीक। आगे अब सतत पोषणीयता क्या है? तो वर्तमान इच्छाओं को, वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं आपकी, उनको तो पूरा करना ही है, क्योंकि अब आपके संसाधन क्या हैं? सीमित हैं। अगर आप वर्तमान इच्छाओं की पूरी करने के लिए, वर्तमान आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए आप संसाधनों का दुरुपयोग करोगे, पानी का दुरुपयोग करोगे, जैसे आज आपकी पानी की जो डिमांड है वो मान लो 200 लीटर है पर डे। अब 200 लीटर से ज्यादा आप यूज करोगे और 200 लीटर में से बचाने का प्रयास भी नहीं करोगे। भाई हर दिन तो नहीं होती ना पानी की कीमत बराबर उतनी थोड़ी चाहिए आपको। भाई कभी पानी ज्यादा भी चाहिए, कभी थोड़ा कम भी लगेगा, तो बचाने का तो प्रयास करना चाहिए। अब पहले ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था, 1-2 बाल्टी पानी भरते थे और उसी से नहा लिया, और फिर अगर ज्यादा पानी चाहिए तो पशुओं को नहाने के लिए अलग से बाल्टी भर के लेके आए। लेकिन अब क्या होता है, समरसीबल चालू करी, तुरंत बटन चालू करने के बाद पाइप लेके खड़े हो जाते हैं, पशुओं को नहला रहे हैं आधे घंटे तक। यानी 1-1, 2-2 हजार लीटर पानी ऐसे ही फैला देते हैं वो। तो इससे पानी की बर्बादी हो रही है, नहीं हो रही है? तो संसाधनों का ह्रास हो रहा है। तो संसाधनों का जब दुरुपयोग होने लगता है तो आपके संसाधन सीमित होने लगेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि संसाधन खत्म हो जाएंगे। आज देखो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर है ना, जो ग्राउंड वाटर की वो जो वाटर लेवल वो कितना नीचे चला गया है ना। दिल्ली में 250 तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। अब क्या होगा, आने वाले टाइम में ये बोरिंग भी फेल मार जाएंगी। फिर क्या होगा, फिर पानी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा ग्राउंड लेवल का, फिर प्यासे मरेंगे लोग, पानी की वजह से मरने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? और ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है, और मुश्किल से 20-30 साल बाद ये सभी समस्या यही होने वाली है। आने वाले 10 साल में आप खुद देख लोगे, आपको आज 250 की बोरिंग जो चल रही है, 10 साल बाद वो फेल मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि पता है आप दुरुपयोग कर रहे हो और उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? फिर आप सरकार को दोष देना, भाई इसमें कंट्रीब्यूशन तो आपका भी है ना, आप भी तो योगदान दे रहे हो इसको संसाधनों के ह्रास में, तो आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। तो सतत पोषणीयता यही कहती है कि वर्तमान आवश्यक हमें संसाधनों का कुछ इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए ताकि वर्तमान आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें। ठीक है। तो संसाधनों का उचित तरीके से प्रयास करना ही सतत पोषणीयता कहलाती है। इतना समझ में आया? आगे क्या है, उत्पादकता। अब उत्पादकता का संबंध आपकी उत्पादन करने की तकनीक से है। क्या है? उत्पादन करने की तकनीक। अब उत्पादन करने की 2 तकनीक है। क्या है? कितनी तकनीक है? 2। या तो आप उत्पादन करना है, यानी फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है ना, वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो अपनी लेबर से करा लो या फिर आप मशीनों से करा लो। तो लेबर से कराओगे तो उसे आप श्रम प्रदान तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रम प्रदान, मतलब श्रम करवाया लोगों से, श्रम प्रदान तकनीक।
और दूसरा तरीका है पूंजी प्रधान तकनीक, यानी मशीनों से उत्पादन करा लो, पूंजी प्रधान तकनीक। यही दो हैं। अब मान लीजिए भारत जैसे देश में आपको रोजगार ज्यादा देने, अब भारत जैसे देशों की जनसंख्या भी ज्यादा, तो रोजगार की आवश्यकता ज्यादा है। तो भारत जैसे देश जहां रोजगार की आवश्यकता ज्यादा है, तो वहां पर श्रम प्रधान तकनीक से ज्यादा कार्य कराए जाने चाहिए। इससे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और विकास भी होने लगेगा। और अब वहीं अमेरिका जैसे देश हैं जहां पर लोगों की संख्या कम है, तो रोजगार की डिमांड भी ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा करने की डिमांड है, क्योंकि वो विदेशों को सामान ज्यादा बेचता है, तो वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा करने की डिमांड है, तो वो मशीनों से काम कराए, तो इसी को पूंजी प्रधान तकनीक कहते हैं। तो इससे अमेरिका का भी विकास हो सकता है। समझ में आया? तो अब आपको अपने देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तकनीक का चयन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? आगे अब है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने विकल्पों में वृद्धि करना। ठीक है, अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति प्राप्त करना ही सशक्तिकरण कहलाता है। क्या आज महिलाएं अपनी खुद की इच्छा से पढ़ रही हैं? ज्यादातर नहीं पढ़ पा रही हैं। क्यों? अब तो शहरों में तो काफी पढ़ रही हैं लड़कियां, लेकिन गांव में लड़कियां अपनी इच्छा से फिर भी नहीं पढ़ पाती हैं। 12th पास आउट होने के बाद फिर वो घर पे बैठ जाती हैं और ऑनलाइन डिस्टेंस से क्या कर लेती हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं, है ना। वो रेगुलर पढ़ने के लिए नहीं जाती हैं कॉलेजेस में, क्योंकि कॉलेजेस काफी दूर है। दूसरी बात, घर वाले इसलिए भी अलाउ नहीं करते जाने के लिए कि लड़की अकेली गई वहां पर इतनी दूर, हो सकता है कई सारे असामाजिक तत्व हैं, है ना। आए दिन वैसे भी घटनाएं बहुत सारी होती रहती हैं, तो उनसे बचने के लिए अपनी लाज शर्म को ध्यान में रखते हुए वो लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते। तो यही कारण है कि उनकी क्षमताओं का फिर विकास नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है और उनके लिए स्पेशल नियम बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए हमें महिलाओं को स्वतंत्रता ज्यादा से ज्यादा देनी होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ये केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर उस दबे कुचले वर्ग को आवश्यकता है सशक्त होने की, हर उस व्यक्ति को आवश्यकता है सशक्त होने की जो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है और गरीबी के कारण बंधन में बंधा हुआ है, तो उसे ऊपर लाने के लिए हमें कुछ करना होगा। ठीक, वही सशक्तिकरण कहलाता है। अब इनको लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए जरा, पहला क्या है, समता। तो यहाँ पे समता लिख दिया है, मिस टाइपिंग हो गई है। चलिए, समता का हास्य, देखो हास्य मतलब क्या होता है, हंसना, है ना। तो हास्य नहीं होता है, असल में आश्चर्य लिखना था, है ना। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है सारी है। तो पहली तो यहाँ पे समता होगा और दूसरा यहाँ आश्रय होगा, यह अभिप्राय होगा। ठीक है, तो समता का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों तक समान रूप से पहुंच होना है। अब समान रूप से पहुंच ना हो तो कैसे काम चलेगा? चलेगा क्या? अभी मैंने आपको जो बताया था, आरक्षण बताया था, है ना, इतनी सीटों से बांटी गई थी, है ना। कि अगर सबसे कह दिया जाए कि सब 1000 नौकरियां, सभी फॉर्म भरो, जिसका ज्यादा नंबर आएंगे वो सिलेक्शन पा जाएगा, तो ज्यादातर चांस किसके? जनरल कैटेगरी के पास होने के, तो वो तो पास हो जाएंगे, तो बाकियों को क्या नौकरी मिलेंगी? फिर नहीं मिल पाएंगी। तो यही कारण उनके लिए हमने आरक्षण किया। समझ में आया? तो उनको विकल्पों तक कैसे पहुंचेंगे, वो अपने अवसरों तक कैसे पहुंच विकसित होगी? आरक्षण से, तभी तो वो पहुंच पाएंगे नौकरियों तक। केवल फॉर्म भरने से नौकरी थोड़ी मिल जाती है। इन अवसरों में लिंग, धर्म, जाति और आय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे सतत पोषणीयता क्या कहती है? सतत का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी जो अवसर है, जो संसाधन है, वो आपको निरंतर मिलते रहे। अब मिलेंगे कब? तो सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान रूप से अवसर मिलते रहे और संसाधन कम भी ना पड़े। इसलिए भविष्य को ध्यान में रख करके संसाधनों का सीमित यानी उचित उपयोग करना चाहिए, ताकि भावी होना चाहिए था, असल में भावी, यहां लिख दिया भावी वाला, है ना। भावी मतलब होता है भविष्य की पीढ़ी, है ना, या ये वाला भावी होता है, ठीक है ना, यानी भविष्य वाली पीढ़ी, और ये रिश्ते वाली भावी बनाती है ना। देखो, इसे कहते हैं मिस टाइपिंग। ठीक है, आगे देखिए जरा। चलिए, काफी मिस्टेक कर रखी है टेक्निकल टीम जो बना रहे, पीडीएफ बनाते हैं उस सब ने। ठीक है, आगे देखिए। तो भावी पीढ़ी के लिए यानी आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन कम ना पड़े, इस तरीके से हमें संसाधनों का उपयोग करना है उचित तरीके से, और संसाधनों का दुरुपयोग रोकना है। ठीक है, आगे क्या है? उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ या संबंध उत्पादन की मानव श्रम तकनीक तथा पूंजी प्रदान तकनीक से है, यानी उत्पादन की तकनीक से संबंध है उत्पादकता का। अगर किसी देश में आपको रोजगार देने, यदि किसी देश में रोजगार की अधिक आवश्यकता है तो श्रम प्रदान तकनीक अपनानी चाहिए, और यदि किसी देश में
अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है तो पूंजी प्रधान तकनीक से काम करना चाहिए, ठीक है, यानी मशीनों से काम ज्यादा कराना चाहिए, जैसे अमेरिका में और जैसे भारत में। दोनों के एग्जाम्पल आप बता सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा? आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति प्राप्त करना, और ये शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता से आती है। आगे, ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सशक्त करने की आवश्यकता है, यानी सशक्तिकरण की आवश्यकता उनके लिए। सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए गरीब है तो उनके लिए स्पेशल से आरक्षण दिया जाए, ठीक है, और इसके अलावा उन्हें फ्री में कोचिंग वगैरह दिलवाई जाए। अब यूपी में फ्री में कोचिंग दिलाने के लिए भी कई सारे पोर्टल ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं जरा। महिलाओं के प्रति भी सशक्तिकरण का विशेष महत्व है, यानी महिलाओं को भी अब मजबूत करना होगा, सशक्त करना होगा, ताकि वो भी अपनी शिक्षा दूर जाकर के प्राप्त कर सके। अब आप देखते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, बीएचयू यूनिवर्सिटीज में, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें लड़कियां अब अपने गांव से शहर पढ़ने आने लगी हैं काफी ज्यादा। पहले नहीं आती थी, ये विगत कुछ 10 या 20 सालों में ऐसा हुआ है, इससे पहले नहीं होता था, ठीक है, ज्यादातर लड़के ही पढ़ने जाया करते थे। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखिए, मानव विकास के उपागम। ये चैप्टर हम यहीं पर आज बाइंड अप करते हैं, है ना। इससे आगे का ये मानव विकास के उपागम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक इतना आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सेशन को लाइक करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।